पीरियोडिक प्रॉपर्टी में ये है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस हम लास्ट क्लास में जो है किस किस तरह की रेडियस है वो जान चुके थे। कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, वान डेर वाल रेडियस, मेटालिक रेडियस। उनमें सबसे बड़ी रेडियस कौन सी थी? वान डेर वाल रेडियस। ठीक है, अब हम जो चीज पढ़ रहे हैं, टॉपिक हमारा ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। तो मेजर जो सबसे बड़ा फैक्टर है ये है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको मैं लिखूंगा Z इफेक्टिव। और Z इफेक्टिव के लिए हम ये लिखते हैं कि Z इफेक्टिव प्रोपोर्शनल 1/r एटॉमिक रेडियस स्मॉल r। इसका मतलब अगर मैं Z इफेक्टिव बढ़ाने लग जाऊं तो उसका मतलब रेडियस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये चीज हमने कैसे बोली कि अगर मान लो मैं कोई एटम ले रहा हूं, ठीक है, उस एटम में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिप्रेजेंट करता है नेट अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अगर नेट अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन खींच के पास में आ जाएगा ना, और इलेक्ट्रॉन खींच के पास में आएगा तो रेडियस में क्या आएगी? कमी आएगी। तो जितना ज्यादा Z इफेक्टिव होगा उतनी ही रेडियस कम होने। पहला फैक्टर ये। दूसरा फैक्टर है कि नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल हम कौन सी क्वांटम नंबर से देखते हैं? स्मॉल n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और हम ये बोलते हैं कि n प्रोपोर्शनल टू r, यानी जैसे जैसे n बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस बढ़ने वाली। इसको तो मैं एक डायग्राम से बता सकता हूं कि जैसे ये न्यूक्लियस है और इसके आसपास जो है मैं यहाँ शेल ले रहा हूं, ठीक है, n = 1, n = 2, n = 3। ठीक, उस केस में अगर मैं आगे बढ़ता जाऊं तो रेडियस बढ़ती जा रही है, यानी जिस एटम में जितने ज्यादा शेल होंगे उतनी ज्यादा उसकी रेडियस होगी। 1, 2, 3, 4 बढ़ती जाएगी। तो मेजर एटॉमिक रेडियस जो गवर्न होती है वो इन दोनों फैक्टर से गवर्न होती है। कौन कौन से फैक्टर? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और नंबर ऑफ शेल। अब हम ये देख रहे हैं कि ट्रेंड ऑफ पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस, ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पीरियड का मतलब जो हॉरिजॉन्टल रो लाइंस है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस या हॉरिजॉन्टल कॉलम, एक तरह से हॉरिजॉन्टल रो इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम जा रहे हैं, यानी हम जा रहे हैं लेफ्ट से राइट की तरफ। सॉरी, हम पीरियड में जा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। जब लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल n तो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि एक पीरियड के लिए जो n की वैल्यू है वो तो सबके लिए अलग अलग है, ठीक, तो n तो कांस्टेंट है। लेकिन जब मैं इधर जा रहा हूं तो एक चीज बढ़ रही है। वो क्या बढ़ रही है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर यानी कि Z बढ़ता जा रहा है, सही है। Z बढ़ता जा रहा है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं। अब आप सिंपल सा इसको ऐसे समझे कि जब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल होता जाएगा, और न्यूक्लियस पावरफुल होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और रेडियस में क्या आ जाएगी? कमी आएगी। तो मैं सिंपल ये बोल सकता हूं कि चूंकि Z बढ़ रहा है इसलिए रेडियस क्या हो रही है? कम। यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रेडियस डिक्रीजेस। यानी इसके बेसिस पे मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मुझसे पूछ लिया कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें रेडियस का ऑर्डर बताइए, तो एक ही पीरियड के मेंबर है सारे, और हमने देख लिया कि रेडियस डिक्रीजेस। डिक्रीजेस मतलब मैं क्या लिख दूंगा? इस तरीके से। सबसे कम रेडियस किसकी आई? ऑक्सीजन।
समझ गए बात को? इसको मैं किस फैक्टर से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इधर जाने पे एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, रेडियस डिक्रीज करती है। कि इन ग्रुप्स, ग्रुप हम किसको बोलते हैं कि ये जो वर्टिकल जो कॉलम है पीरियोडिक टेबल में, इनको हम ग्रुप बोलते हैं। तो जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो जब हम टॉप से बॉटम नीचे जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर तो यहां भी बढ़ रहा है, और एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो इसका मतलब मैं कहूंगा कि प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, अट्रैक्शन बढ़ना चाहिए, यानी रेडियस में कमी आनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं। वास्तव में जब हम इधर से इधर जाते हैं तो उस केस में एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। अब ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, ये हमने किसी थ्योरी के बेसिस पे नहीं लिखा है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या फर्क है? दिस इज प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन। हमने एटम का रेडियस किसी मेथड से नाप लिया है, और जब हम नीचे जा रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि बढ़ रहा है। अब मुझे एक्सप्लेन करना है, नाउ द एक्सप्लेनेशन कम। अब हम उल्टा नहीं सोचेंगे कि हम ये सोचने लग जाएंगे कि नीचे प्रोटॉन बढ़ते हैं तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, इसलिए रेडियस कम हो जानी चाहिए। ये चाहिए वाला वर्ड नहीं आएगा। हमें बोलेंगे कि ऑब्जर्वेशन इज कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब हमें रीजन फाइंड आउट करना है। नाउ देयर आर टू रीजन टू एक्सप्लेन। फर्स्ट रीजन था हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं स्लेटर लॉ से तो वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑलमोस्ट कांस्टेंट आता है, तो हम उसके बेसिस पे तो नहीं बोल सकते। लेकिन नीचे जाने पे हमें ये पता है कि नंबर ऑफ शेल बढ़ता जाता है, तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। ये रीजन मैंने लिखा दिया। अगर ये बढ़ता जाएगा तो रेडियस भी क्या होती जाएगी, यानी इधर आप रीजन क्या बोलोगे? न्यूक्लियर चार्ज, और इधर क्या रीजन बोलोगे? नंबर ऑफ शेल। रीजन समझ में आ गया? यानी अगर मुझसे पूछा जाए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम में एटॉमिक रेडियस, तो सिंपल नीचे जाने पे रेडियस बढ़ रही है तो ज्यादा रुबिडियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर लिथियम। ये बात समझ में आ गई? तो इधर रेडियस कम हो रही है और इधर रेडियस बढ़ रही है। ये एक जनरल बात होगी। अब जेई के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्या है? एक्सेप्शंस। ज्यादा जो पूछा जाता है वो एक्सेप्शन पार्ट में से पूछा जाता है, ठीक है? तो वो हम देखते हैं कौन कौन से। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सेप्शंस ऑफ एटॉमिक रेडियस। एक्सेप्शन में जो सबसे पहला हम एक्सेप्शन देख रहे हैं, ठीक है? पहले मैं एक्सेप्शन लिख देता हूं कि रेडियस ऑफ नोबल गैस एलिमेंट इज मैक्सिमम इन ए पीरियड। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर मैं जा रहा हूं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये मुझे जनरली पता है कि इधर रेडियस क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो बताइए इस पीरियड में सबसे छोटी रेडियस किसकी आनी चाहिए? मिनिमम रेडियस आनी चाहिए थी नियोन, ठीक है ना? लेकिन ये मिनिमम नहीं आती है। दिस इज हाईएस्ट अमॉन्ग ऑल। एक्सेप्शन हो गया ना? एक्सेप्शन किसको बोलते हैं? कि अगर कोई चीज प्रैक्टिकली हम थ्योरेटिकली सोच रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है, उसका उल्टा हो रहा हो या कुछ डिफरेंट हो रहा हो, तो हम उसको एक्सेप्शन में काउंट करें। समझे बात? केमिस्ट्री में इस तरीके चलता है सब्जेक्ट। अगर ये हाईएस्ट है तो अब हम, ये तो ऑब्जर्वेशन है, अब हम इसका रीजन लिखेंगे। रीजन क्या है कि सिंस van der Waal radius is measured for noble gas, and it is highest among all radius। among all radius का मतलब क्या है?
कोवेलेंट, आयनिक, मेटेलिक, इनको कंपेयर करो तो उनमें सबसे ज्यादा बड़ी रेडियस कौन सी आती है? वान डेर वाल। तो चूंकि अपन मेजरमेंट ही इसका वान डेर वाल से कर रहे हैं और वान डेर वाल हाईएस्ट था, तो इनकी रेडियस जो है वान डेर वाल चूज करने की वजह से ये हाईएस्ट होनी क्या चाहिए थी? मिनिमम। अब दूसरा एक्सेप्शन देख रहे हैं अपन। एक्सेप्शन दूसरा ये है कि रेडियस ऑफ गैलियम इज लोअर देन एल्यूमिनियम। अब पहले तो मैं बता दूं कि एक्सेप्शन कई जगह तो ऐसे लिखा होता है कि रेडियस ऑफ गैलियम इज स्लाइटली स्मॉलर देन, या फिर कई जगह ऐसे भी बोला जाता है कि रेडियस ऑफ गैलियम इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू एल्यूमिनियम। या तो किताबों में ऐसे लिखा होगा इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू एल्यूमिनियम, या लिखा होगा स्लाइटली लोअर देन द एल्यूमिनियम। दोनों ही बातें सही है, ठीक है ना, क्योंकि डेटा है ना, थोड़ा सा फर्क है डेटा में। तो कई बुक्स में तो उसको ऐसे लिख दिया गया है कि इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू एल्यूमिनियम, और कई बुक्स में उसको स्लाइटली लोअर बोल दिया। अब ये एक्सेप्शन कैसे वो समझना है। मैं बोरोन फैमिली के एलिमेंट ले रहा हूं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम। हम कहां जा रहे हैं? टॉप से नीचे। क्या होना चाहिए? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करनी चाहिए, यानी गैलियम ज्यादा होना चाहिए एल्यूमिनियम से। लेकिन होता क्या है? एल्यूमिनियम ज्यादा होता है गैलियम से। तो इसका मतलब ये चीज जो है किसमें शामिल हो गई? एक्सेप्शन में। नाउ दिस इज एक्सेप्शन। अब हम क्या करेंगे? इस एक्सेप्शन का रीजन फाइंड आउट करेंगे। अपनी पीरियोडिक टेबल में कोई थ्योरी डेवलप नहीं कर रहे हैं, हम पीरियोडिक टेबल में ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अदर सब्जेक्ट एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन ये बोलेंगे, जिसे एक जनरल आपको बात पता है कि सॉलिड नॉर्मली लिक्विड में डूब जाते हैं, है ना, लेकिन आइस के केस में तो ऐसा नहीं होता ना। आइस तो सॉलिड होते हुए भी तैरता है, ठीक है। तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि चूंकि हमें पता है कि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है और ये डूब जाता है, इसलिए आइस को भी डूब जाना चाहिए। हम ये नहीं बोलेंगे। हम ये बोलेंगे कि चूंकि आइस फ्लोट करता है, नाउ वी आर एक्सप्लेनिंग द रीजन। समझ गए बात को? मतलब दो चीजें होती है, जो सब्जेक्ट पढ़ने का नेचर है हमारा, वो क्या है? एक हमने थ्योरी देखी, उसका एप्लीकेशन करा, लेकिन हम इसमें उल्टा फ्लिप करके पढ़ते हैं। यानी इसमें हम एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं और फिर उसका रीजन फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, रीजन फाइंड आउट कर लिया मैंने, तो मैं उसको जनरलाइज ना करूं। जैसे मैंने आइस का रीजन फाइंड आउट कर लिया कि इसमें केजेस होते हैं और इसलिए डेंसिटी इसकी कम होती है और ये तैरता है। अब मैं इसको नियम नहीं बनाऊंगा, अब मैं इसको मेटल ब्लॉक में नहीं लगाऊंगा, ना ही मैं किसी और सॉलिड पे लगाऊंगा। मैं नहीं बोलूंगा कि चूंकि ये मैंने पढ़ लिया वाटर वाला केस, अब मैं जनरलाइज करके सभी सॉलिड पे लगा दूं। गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली क्या बोल रहा है वो कि दूसरे सॉलिड तो डूब जाते हैं, तो गलत होगी ना ये बात। तो एक का रीजन एक जगह ही काम आएगा, उसको रूल बना के मुझे आगे यूज नहीं करना है। जिसका पहले तो क्या याद करना है? व्हाट इज द एक्सेप्शन, और फिर क्या याद करना है? व्हाट इज द रीजन। रीजन जनरलाइज करके दूसरी जगह यूज नहीं करना है, और एक्सेप्शन भी जनरलाइज नहीं करना है। मतलब ये नहीं करना है मुझे कि हम आगे बढ़ जाऊं तो वो कार्बन और उसके बाद सिलिकॉन, जर्मेनियम, कि जर्मेनियम में भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि यहां हुआ है तो यहां भी होना चाहिए। गलत। समझिए बात? ना तो हम इसको जनरलाइज करेंगे ना इसको जनरलाइज करेंगे, हम इसका सिर्फ रीजन फाइंड आउट करेंगे। तो रीजन क्या है? अब रीजन फाइंड आउट करने के लिए मैं जो है कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम। ये हो जाएगा बोरोन का एटॉमिक 5, ये 13, और ये हो जाएगा 18 जोड़ के 31, ठीक है ना। इस तरीके से अपन इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अब आप ध्यान देना, मुझे तो इन दोनों में देखना है एक्सेप्शन। तो एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। और एल्यूमिनियम गैलियम का कैसे लिखा जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, और यहाँ पे इसके बाद जो है
4s2 4p, ये मैंने गलत लिख दिया, 3p1 और ये 4p1, सही है? हाँ एक मिनट जस्ट, 3s2 3p1, ठीक है, ये हो गया 10 13 और काउंट करो। अब आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन तो दोनों का सेम ही है, 3p1 4p1। जो गड़बड़ हो रही है वो गड़बड़ किस में हो रही है? इसमें। इसमें कोई डी ऑर्बिटल नहीं है, जबकि इसमें डी ऑर्बिटल है। अब अगर मैं बात करूं डी ऑर्बिटल का डिफ्यूज नेचर, डिफ्यूज नेचर जो है वो होता है कि s लेस देन p लेस देन d लेस देन f। डिफ्यूज नेचर हम किससे बोलते हैं? साइज से। इसको मैं साइज का ऑर्डर भी बोल सकता हूं। तो s ऑर्बिटल साइज में ऐसा होता है, p थोड़ा सा बड़ा होता है और d जो है वो इससे बड़ा होता है। अब ध्यान देना, अगर s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो वो इतने से रीजन में होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आने। अगर p में होंगे तो थोड़े से बड़े एरिया में आ गए, फैले हुए हैं। d में आ गए तो ज्यादा बड़े एरिया में फैले हुए हैं, ठीक ना। अब ज्यादा बड़े एरिया में फैले हुए हैं तो इनकी शील्डिंग पावर वीक हो जाती है, पुअर हो जाती है। शील्डिंग पावर कैसे पुअर हो जाती है ये मैं समझा रहा हूं। चलिए, शील्डिंग पावर समझाने के लिए मैं 2 एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है। 2 न्यूक्लियस है यहाँ पे प्लस, एक में इलेक्ट्रॉन में ऐसे रख रहा हूं, इस तरीके से। इसको नोट नहीं करना है, ठीक है ना, अभी मैं समझाने के लिए बना रहा हूं जी, ठीक है ना। कितने? 7 इलेक्ट्रॉन मैंने रख दिए, या 7 ही इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं मैं। अब मैं इन इलेक्ट्रॉनों को ऐसे रख देता हूं, 3 4 5 6 7। अब अपन इमेजिन करें कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इसको गार्ड कर रहे हैं चारों तरफ, न्यूक्लियस को। किससे गार्ड कर रहे हैं? कि बाहर कोई इलेक्ट्रॉन इसके पास आना चाह रहा है, ये इसको गार्ड कर रहे हैं कि बाहर कोई इलेक्ट्रॉन इसके पास आना चाह रहा है, मान लो। बताइए कि ज्यादा इफेक्टिवली गार्ड कौन सा हो रखा है? ठीक है ना भाई, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है ना, तो रिपल्शन होगा। इसका मतलब ये अच्छे तरीके से गार्ड किया हुआ है क्योंकि कम एरिया में इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर वही इलेक्ट्रॉन में बड़े एरिया में फैला दूं तो फिर उनकी शील्डिंग पावर, इसको कवर करने की पावर वीक हो जाएगी। तो मैं ये लिखूंगा कि सिंस d ऑर्बिटल आर लार्जर, अब लार्जर क्यों है ये मैंने डायग्राम से बताया, डायग्राम ऐसा है, आर लार्जर एंड डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज का मतलब ये हो गया कि बड़े एरिया में फैले हुए हैं, ठीक है। सो देयर शील्डिंग पावर इज पुअर। चलिए, हम किस रीजन से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं? शील्डिंग पावर इज पुअर। अब शील्डिंग पावर पुअर होगा तो अगर मैं इसको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मानूं और इसको भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मानूं तो आपको कहां लगता है कि रिपल्शन, अट्रैक्शन कहां ज्यादा होगा? सेकेंड वाले में अट्रैक्शन मोर होगा ना न्यूक्लियस का, बोलो। यहां अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा, क्योंकि इसके आसपास ये कवर किए हुए हैं ना, पूरी तरीके से शील्ड किए हुए हैं। तो शील्डिंग पावर डी में पुअर होगी तो इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, सो अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। अब अगर मैंने बोला कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ गया तो अट्रैक्शन बढ़ने से क्या होगा? रेडियस बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी ना, खींचेगा, ठीक है। सो रेडियस डिक्रीजेस, मैं इस पर एरो लगा गया, एंड रेडियस डिक्रीजेस एंड इट इज कॉल्ड एज डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ड्यू टू डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। रीजन समझ में आ गया? ये रीजन सब जगह नहीं लगाएंगे अपन, ये रीजन सिर्फ लगाएंगे इसी केस में, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि वाई गैलियम इज स्मॉलर देन एल्यूमिनियम, रीजन एक वर्ड में देना हो, एक लाइन में देना हो, बिकॉज शील्डिंग पावर ऑफ डी ऑर्बिटल इज 1।
वाई पुअर? बिकॉज दे आर लार्जर एंड डिफ्यूज। और डी को ही कारण क्यों लिया है? क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में गैलियम में डी पूरा भरा हुआ है, जबकि इसमें डी है ही नहीं। अगर ये 10 इलेक्ट्रॉन डी के बदले एस में आ जाते तो कम एरिया में आते ना, तो फिर इसको इस तरीके से कवर कर लेते और अट्रैक्शन इस पे कम हो जाता और रेडियस बड़ी हो जाती। समझ गए बात को? ये एक्सेप्शन हमें यहीं पर अप्लाई करना है। डायग्राम तो खैर आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है ना। तो ये पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल है। रेडियस ऑफ 3D एलिमेंट। 3D एलिमेंट सीरीज जो है स्कैंडियम से जिंक तक, हमने अभी थोड़ी देर पहले रूल ये पढ़ा है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। स्कैंडियम से जिंक तक मैं जा रहा हूं, कर्व कैसा फॉलो होना चाहिए था? डिक्रीज करता हुआ। लेकिन यहां आप इरेगुलरिटी क्या मैं ऑब्जर्व कर रहे हो, डिक्रीज किया, उसके बाद ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद क्या हो गया कि इंक्रीज कर दिया। अच्छा, बाकी एलिमेंट अगर मैं कर्व देखूंगा तो स्लाइटली ऐसे स्टीप डिक्रीज होगा, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? स्लोली स्लोली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो पहले तो हम एक्सेप्शन कर लेते हैं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ट्रांजिशन सीरीज atomic radius decreases gradually it becomes constant in middle and even increases at the last of series. एक्सेप्शन डायग्राम से आपको पता लग रहा होगा, डिक्रीजेस ग्रेजुअली, इट बिकम्स कांस्टेंट इन द मिडल ऑफ सीरीज एंड इवन इट इंक्रीजेस एट द एंड ऑफ सीरीज। दिस इज द एक्सेप्शन। अब ये एक्सेप्शन का क्या कारण है ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए यहां पर जो हमने ये एक्सेप्शन देखा कि कांस्टेंट हो गया और फिर बढ़ गया, उसका रीजन मैं लिख रहा हूं। जब हम स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक तक जाते हैं, यहाँ 3D1 कॉन्फ़िगरेशन है, 3D2, 3D3, ये एक्सेप्शन है, 3D5, ये 3D5, ये 3D6, 3D7, 3D8, 3D10 और ये 3D10। यानी एक जनरल बात ये है कि जब मैं इधर जा रहा हूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3D सबशेल इंक्रीजेस। ये तो आपको दिख रहा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन 3D में बढ़ते जा रहा है। 3D एक्सेप्शन थे ना दो एटॉमिक के, हाब्बा प्रिंसिपल के दो एक्सेप्शन थे, उनको लिखा है मैंने। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3D सबशेल इंक्रीजेस, ठीक है ना। अब ये 3D जो है ये कौन सा है? ये है N-1 सबशेल, N-1 शेल। क्यों? क्योंकि सबसे बाहर वाला तो इसमें कौन सा भरा हुआ है? 4s। तो 4s अगर आउटर मोस्ट है तो 3D उसके जस्ट अंदर वाला होगा ना। 4s को अगर मैं n मानूं तो 3D को मुझे क्या मानना चाहिए? N-1। यानी इस केस में यह है कि अगर मान लो मैं एक डी ब्लॉक एलिमेंट का डायग्राम बनाऊं, अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3D सबशेल इंक्रीजेस एज वेल एज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज यानी एटॉमिक नंबर Z बढ़ रहा है ना इधर। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो उसका काम क्या होता है? प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे तो रेडियस को कम करना होता है ना, तो रेडियस तो कम होगी, सही, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ एक और काम हो रहा है।
वो काम कौन सा है? 3D सबशेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं डायग्राम बनाऊं यहां पे, तो रेडियस को डिसाइड करने वाला इलेक्ट्रॉन है 4s इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन में बढ़ाता जा रहा हूं इधर से इधर तक, वो कहां बढ़ाता जा रहा हूं? 3D में, यहां इलेक्ट्रॉन बढ़ाता जा रहा हूं। अब आप ये देखना कि अगर ये इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो ये इसको रिपेल करेंगे ना, जबकि न्यूक्लियस क्या काम करेगा? इसको अट्रैक्ट करने का काम करेगा। एक साथ दो फैक्टर लग रहे हैं। यहां मैं प्रोटॉन बढ़ाऊंगा तो इसका मतलब वो रेडियस में कमी करेगा, और यहां मैं इलेक्ट्रॉन बढ़ाऊंगा तो ये रिपल्शन की वजह से, यानी जिसको स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं अपन, उस स्क्रीनिंग की वजह से ये इसको धक्का देगा और रेडियस बढ़ाने का काम करेगा। एक साथ दो फोर्स लग रहे हैं। अब रेडियस का बढ़ना या घटना किस पे डिपेंड करता है? डोमिनेटिंग कौन सा है। अगर ये डोमिनेटिंग फैक्टर हुआ इधर जाने पर, तो रेडियस ओवरऑल क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और अगर ये डोमिनेटिंग फैक्टर हो गया तो रेडियस क्या होती जाएगी? अब डायग्राम में आप ये समझ सकते हो कि जब मैं इस पार्ट तक आया तो डोमिनेटिंग कौन सी चीज है? अट्रैक्शन। और जब मैं यहां इरेगुलरिटी देख रहा हूं तो यहां डोमिनेटिंग कौन सा है? रिपल्शन। यानी मैं इसको रीजन ये बोलूंगा कि एज न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन इनर n-1 d subshell and it will increase repulsion on outermost ns electrons. So decrease in radius is slow. slow. इसका कारण जो है, मैं क्या बोल रहा हूं कि जब हम इधर जा रहे हैं, ठीक है ना, तो एक फैक्टर तो कम करने का काम कर रहा है। ऐसे कैसे कम हो जाना चाहिए था? ऐसे। लेकिन साथ के साथ एक फैक्टर और लग रहा है रिपल्शन का। तो ये कम करना चाह रहा है लेकिन ये रिपल करके थोड़ा सा धक्का दे रहा है। तो रेडियस यूं आनी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसे ना आके कितनी आई? थोड़ी सी कम हुई। इसलिए अपन बोल रहे हैं कि रेडियस डिक्रीजेस ग्रेजुअली, धीरे धीरे। ग्रेजुअली का मतलब ये है कि अगर 40 से 30 हो जाए सडनली तो सडन डिक्रीज हुआ। लेकिन मैं बोलूं कि 40 से 39 हो गया तो हम ये बोलेंगे ना डिक्रीज तो हुआ है लेकिन डिक्रीज कम हुआ है। क्यों कम हुआ है उसका रीजन समझे? साथ के साथ एक और फैक्टर अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। ये रेडियस को क्या कर रहा है? बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो जितने फैक्टर से कमी आनी चाहिए थी उतने फैक्टर से कमी नहीं आएगी, बल्कि रेडियस क्या हो जाएगा? कम डिक्रीज होगा। अभी तो कम डिक्रीज वाला केस ले रहे हैं। उसके बाद में बोलेंगे एट द एंड ऑफ सीरीज व्हेन number of d electron, n-1 d electron is high, electron is very high, then repulsion is more, so radius even increases. दोबारा समझाता हूं इस बात को, इससे आपको ये बात समझ आएगी। हम इधर गए, प्रोटॉन बढ़ते गए। प्रोटॉन का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को, इस बार वाले इलेक्ट्रॉन को खींचना, कमी लाने की कोशिश होगी। लेकिन सेम टाइम ये इलेक्ट्रॉन यहां पे अंदर आ रहे हैं। न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू n-1 d सबशेल। देख सकते हो, नया इलेक्ट्रॉन डी में आ रहा है तो ये रिपल्शन का काम करेगा ना। रिपल्शन करेगा तो ये अपोजिट में काम करेगा, तो जितना डिक्रीज होना चाहिए था उतना नहीं होने देगा और रेडियस स्लोली डिक्रीज करेगी यहां तक। समझ बात? अब बीच में कांस्टेंट हो गया, क्योंकि क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ चुकी है डी वाले इलेक्ट्रॉन की यहां पर, और प्रोटॉन भी बढ़ते जा रहे हैं। तो जितने फैक्टर से खींच रहा है ना उतने फैक्टर से धक्का दे रहा है, तो क्या हो जाएगी? रेडियस कांस्टेंट हो जाएगी यहां तक। अब लास्ट में कॉपर और जिंक,
लास्ट में कॉपर और जिंक के केस में ऐसा हुआ कि डी इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो गए और ये मिलकर यहाँ पूरा नंबर भर गया, तो ये मिलकर धक्का दे रहे हैं, प्रोटॉन खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितने फोर्स से खींचने की कोशिश कर रहे हैं उससे ज्यादा फोर्स ये धक्का देने का कर रहा है। अल्टीमेटली क्या हुआ कि रेडियस इंक्रीज हुई, लेकिन कब इंक्रीज हुई? लास्ट में, क्योंकि लास्ट में डी इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा नंबर में। ये बात समझ में आ गई है? ठीक है ना? तो इसलिए अपन यहाँ पे देखो, अगर एक लाइन में आंसर देना चाहे तो एक लाइन में आंसर ये होगा कि ड्यू टू स्क्रीनिंग ऑफ n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स, अगर एक लाइन में देना चाहे तो ड्यू टू स्क्रीनिंग ऑफ n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन की वजह से, स्क्रीनिंग की वजह से रेडियस में कमी कम हो रही है, बीच में कांस्टेंट हो गया और बाद में बढ़ गया। समझ गए बात को? क्यों? क्योंकि नया इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है? इट इज एंटरिंग इनटू n-1 डी से, और अगर ये इसी में आता तब तो रिपल्शन नहीं लगता, लेकिन वो अंदर आया, अंदर आएगा तो अंदर वाले का ही स्क्रीनिंग हम किस पे काउंट कर रहे हैं? बाहर वाले। ठीक है, हम बाहर वाले से अंदर स्क्रीनिंग नहीं काउंट कर रहे हैं, हम अंदर वाले से बाहर, क्योंकि रेडियस को बढ़ाने घटाने वाला वही फैक्टर है। अगर आप रेडियस में रिपल्शन बढ़ा दोगे, स्क्रीनिंग बढ़ा दोगे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में, तो रेडियस क्या होगी? बढ़ जाएगी। समझ गए बात? तो कॉपर जिंक में जब D10 हो गया है तो इतना ज्यादा रिपल्शन हो गया कि वो रेडियस। मैं यहाँ पे जो प्रैक्टिकल मैंने बनाया है, ये बनाया है एटॉमिक रेडियस वर्सेस एटॉमिक नंबर। ठीक है, और ये सीरीज कौन सी है? ये 3D सीरीज है, जो कि मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। रेडियस डिक्रीजेस ग्रेजुअली, बिकम्स कांस्टेंट एंड देन इवन इट इंक्रीजेस। सेम ऐसा ही ट्रेंड 4D में भी होता है और सेम ऐसा ही ट्रेंड 5D में भी होता है। ऊपर वाला जो है, मैं अगर रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसे, मैं इसको 4D लिख देता हूँ, और ब्लू मैंने ऊपर बनाया है तो मैं इसे लिख रहा हूँ, ब्लू पेन से लिख रहा हूँ 5D। तो अब आप ब्लू पेन से जो मैंने बना रखे हैं पॉइंट, ये कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 5D एलिमेंट। रेड वाला कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 4D। तीनों में सेम ट्रेंड है, डिक्रीज हुआ, कांस्टेंट हुआ, बढ़ गया। उसका रीजन तो क्या बोलोगे आप? क्योंकि न्यू इलेक्ट्रॉन जो है वो किसमें एंटर कर रहा है? इनर n-1। तो तीनों में सेम रीजन है, किसके लिए? ये कांस्टेंट हुआ और फिर बढ़ गया। लेकिन एक और एक्सेप्शन आप यहां से विजुलाइज करोगे। हम बोलते हैं कि नीचे जाने पे शेल बढ़ता जाता है तो रेडियस बढ़ जानी चाहिए। 3D से 4D बढ़ गया। ठीक है, अब 5D का कर्व आना चाहिए था ऊपर यहां पर, लेकिन हम क्या प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं? यहां से देखो एक्सेप्शन क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो एक ऑब्जर्वेशन तो सेम है कि गया नीचे, कांस्टेंट हुआ और फिर बढ़ गया, लेकिन ये दोनों कर्व चिपक गए हैं। होना चाहिए था कि 5D यहां बनना चाहिए था, लेकिन 5D के एलिमेंट जो है कहीं कहीं तो ज्यादा है 4D से, और कहीं कहीं बिल्कुल बराबर हो गए। ठीक है ना? तो ये एक्सेप्शन काउंट होगा कि नहीं होगा? मतलब ये एलिमेंट ब्लू वाला ऊपर होना चाहिए था कर्व, लेकिन ये बड़ा नहीं है, ये बल्कि इसके बराबर आ गया। और ये कौन से एलिमेंट से स्टार्ट होता है? जैसे अगर मैं बना दूं यहाँ पे यट्रियम, ठीक है, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, दिस इज लेंथेनम, उसके बाद यहां से मैंने स्टार्ट किया यट्रियम, और उसके बाद जो है यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, लेंथेनम के बाद वाले एलिमेंट से, यट्रियम के नीचे लेंथेनम है, इस तरीके से आगे बढ़ने पे जो है ये एलिमेंट लगभग बराबर हो गए। हम तो क्या एक्सेप्शन काउंट कर रहे हैं कि ये इस सीरीज में जो लेंथेनाइट सीरीज है, अच्छा लेंथेनाइट सीरीज कहां से स्टार्ट होती है? लेंथेनम से। एक्टिनाइट सीरीज कहां से स्टार्ट होती है? एक्टिनम से। लेंथेनम के बाद वाले एलिमेंट में ये ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं कि रेडियस बिकम्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू 4D एलिमेंट। किसकी? 5D। अब आप एक्सेप्शन को ध्यान से सुनना। इस एक्सेप्शन को कैसे बोला गया है कि रेडियस ऑफ 5D एलिमेंट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू रेडियस ऑफ 4D एलिमेंट। होना क्या चाहिए था? बड़ा होना चाहिए था, ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि मैं नीचे चला गया हूं, शेल बढ़ गया। अब ऑलमोस्ट सिमिलर टू रेडियस ऑफ 4D एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड एज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। वर्ड दिमाग में रख लें, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्टार्ट कहां से हो रहा है? लेंथेनम से।
उस सीरीज में ऐसा ऑब्जर्व हो रहा है, इसलिए नाम क्या रख दिया, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब हम इसका रीजन फाइंड आउट करेंगे कि इसका रीजन क्या है। एक्सेप्शन समझ में आ गया ना आपको? यानी एक्सेप्शन ये है कि रेडियस ऑफ 4D एलिमेंट, रेडियस ऑफ 5D एलिमेंट इज almost similar to radius of 4D एलिमेंट। यानी मैं ये बोल रहा हूं कि 5D इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू 4D, किसकी टर्म में, रेडियस की टर्म में, एंड दिस इज एक्सेप्शन। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाई दिस एक्सेप्शन इज टेकिंग प्लेस। अभी एक्सेप्शन बिल्कुल वैसा ही है जैसा थोड़ी देर पहले हमने गैलियम एलियम में देखा था, अभी समझ जाएंगे आप इसको। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि रेडियस ऑफ एलिमेंट ऑफ 5D सीरीज इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू 4D सीरीज। ये कैसे होता है, जैसे स्कैंडियम के बाद में ले रहा हूं टाइटेनियम, ठीक है, यहाँ इसके बाद यट्रियम, यहाँ लेंथेनियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम। अब इनमें एक्सेप्शन ये है कि अगर मैं नीचे जा रहा हूं तो रेडियस बढ़नी चाहिए, डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीजेस। प्रैक्टिकली क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि टाइटेनियम से बड़ा है जिरकोनियम, लेकिन हाफनियम और जिरकोनियम लगभग बराबर है। दिस इज द एक्सेप्शन। एक्सेप्शन समझ गए अच्छे तरीके से? जिरकोनियम और हाफनियम की रेडियस यहां से देख लो, लेंथेनियम के बाद जो है हाफनियम आएगा और यट्रियम के बाद कौन सा आएगा, जिरकोनियम। लिख देता हूं मैं यहाँ, यट्रियम, ये जिरकोनियम, और यहां एलिमेंट ये हाफनियम। तो आप देख रहे हो जिरकोनियम हाफनियम की रेडियस कर्व से, प्रैक्टिकल डेटा से बराबर आ रही है। तो मैंने यहां भी लिख दिया साइन लगा के, ऑलमोस्ट सिमिलर टू। साइन कौन सा आना चाहिए था, लेकिन साइन आ रहा है इक्वल वाला। इसी चीज को हम बोल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और ये क्यों लेंथेनाइड बोल रहे हैं, क्योंकि लेंथेनम सीरीज के बाद स्टार्ट होता है, यहां से आगे। अब इसका रीजन देखना, रीजन क्या है। एटॉमिक नंबर अगर मैं लिखूं इसका, तो इसका 22 है, इसका 18 जोड़ के 40 है, और इसका 72 है। पहला रीजन तो मैं यहीं से आपको एटॉमिक नंबर समझा देता हूं। जब मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो प्लस 18 चार्ज बढ़ रहा है, और यहां से यहां तक कितना चार्ज बढ़ रहा है, 32। यानी मैं बोल सकता हूं रीजन नंबर 1, व्हेन वी मूव फ्रॉम 3D to 4D, न्यूक्लियर चार्ज increases by plus 18 units, while moving from 4D to 5D, nuclear charge increases by plus 32 units। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, अगर बहुत ज्यादा प्रोटॉन इकट्ठे हो गए न्यूक्लियस में, तो वो क्या करेंगे, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे, ठीक है। सो हम क्या बोल सकते, सो अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन 5D सीरीज इंक्रीजेस, और अगर इंक्रीज करेगा, हेंस रेडियस डिक्रीजेस। और जब मैं बोल रहा हूं कि रेडियस डिक्रीज करेगी, दिस कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ध्यान से देखना इस बात को, हम इसको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोल रहे हैं। उसका रीजन क्या बोल रहे हैं, जिरकोनियम से हाफनियम जाते समय न्यूक्लियस में एकदम से 32 प्रोटॉन बढ़ गए। जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन इतने सारे इकट्ठे हो जाएंगे, तो वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को तेजी से अपनी ओर खींचेंगे, और अगर खींचेंगे तो अट्रैक्शन बढ़ गया और रेडियस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो रेडियस का डिक्रीज हो जाना ही हम इसको क्या बोल रहे हैं, दिस कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एज। ये पहला रीजन है। अगर ये प्लस 18 ही बढ़ता
तो n बढ़ जाने की वजह से रेडियस बढ़ जाती, क्योंकि n को तो क्या करना है, शेल बढ़ते रेडियस बढ़ जानी। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि n तो बढ़ ही गया, लेकिन साथ के साथ प्रोटॉन ज्यादा बढ़ जाने की वजह से न्यूक्लियस पावरफुल हो चुका है और वो n के इफेक्ट को मिनिमाइज करके क्या कर रहा है, रेडियस को ऐसे नहीं जाने दे रहा, ये रेडियस को यहीं रख रहा है। तो कोई चीज बढ़नी चाहिए थी लेकिन नहीं बढ़ी और सेम ही रही, तो उसको भी तो कमी बोलते हैं ना। बताओ आप, अगर मान लो किसी आदमी का मुनाफा 2 लाख, जैसे अगर अपन बात करें कि व्यापार में कैसे बोला जाता है, हमने बोला कि पहले साल 2 लाख का मुनाफा, ठीक है ना, दूसरे साल जो है 4 लाख का मुनाफा। अब रेट इसी हिसाब से बढ़ रहा है, 6 लाख एक्सपेक्टेड है, ठीक है ना। अब 6 लाख एक्सपेक्टेड है, 4 लाख मुनाफा हुआ, अगले साल भी 4 लाख ही मुनाफा हुआ, तो आप लोग तो ये बोलोगे कि यार 4 लाख का फायदा हो गया। लेकिन जो प्योर बिजनेसमैन है वो ये नहीं बोलेगा, वो ये बोलेगा यार 2 लाख का नुकसान हो गया, क्योंकि एक्सपेक्टेड क्या था, 6 लाख था ना, बोलो एक्सपेक्टेड 6 लाख था लेकिन हुआ है 4, तो 2 लाख की कमी आई ना। वो बोलेगा कि ये घाटा हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। ऐसे ही यहां हम बोल रहे हैं, होना चाहिए था कि रेडियस बढ़नी चाहिए थी, 40 से 60 होनी चाहिए थी, लेकिन 40 से 60 नहीं हुई, 40 ही रह रही, तो हम इसको कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे ना, कमी आई। कमी की पहली वजह ये, दूसरी कमी देख रहे हैं अपन, रीजन नंबर 2, मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं यहां पे जिरकोनियम और हाफनियम का। इसका एटॉमिक नंबर 40, इसका 72। ये हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, ठीक है। और उसके बाद 5s2 और उसके बाद 4d2। काउंट कर लो यहाँ तक कितना हुआ है, 10, उसके बाद ये 10 20 30 और ये इसके बाद 40, सही है। अब इसके बाद हाफ नियम लिख रहा हूं मैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 6s2 के बाद जो है 4f 14 और उसके बाद यहाँ पे जो है 5d। काउंट कर लो कितने हुए, एक बार काउंट करना कितने हुए यहाँ तक, पूरे काउंट करके बताओ, सही है। अब देखो इन दोनों में जो एक्सेप्शन की वजह है ये वाला है, क्या इसमें एफ ऑर्बिटल है, नहीं, जबकि इसमें एफ है। अब मैं डिफ्यूज नेचर देखूं तो डिफ्यूज नेचर का ऑर्डर मैंने लिखा था अभी, आपको याद हो तो, एस पी डी और एफ। सबसे ज्यादा डिफ्यूज कौन सा है, इसका मतलब शील्डिंग का ऑर्डर भी यही होगा, शील्डिंग का ऑर्डर इसका उल्टा हो जाएगा, शील्डिंग ऑर्डर एस ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन एफ। तो इसकी सबसे ज्यादा पुअर शील्डिंग होगी, बोलो। साइज में एफ सबसे बड़ा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन बड़े एरिया में फैले हुए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन बड़े एरिया में फैले हुए हैं तो क्या न्यूक्लियस को कवर कर पाएंगे इफेक्टिवली, नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इसका मतलब वो खींचेगा, और इस खींचने को ही हम क्या बोल रहे हैं, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो मैं अगर इसको लैंग्वेज में लिखूं तो क्या बोलूं कि ड्यू इन 5D एलिमेंट, इन 5D एलिमेंट 4f सबशेल इज कंप्लीटली फिल्ड। दिख रहा है आपको ये, 4f सबशेल इज कंप्लीटली फिल्ड एंड इट इज डिफ्यूज्ड, एंड इट इज डिफ्यूज्ड। So due to poor shielding, due to poor shielding of 4f orbitals, attraction on outermost electron increases and there is contraction
कॉन्ट्रैक्शन इन साइज, और इसी कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज कॉल्ड एज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। एक बार वो ध्यान से सुन लो कि हम रीजन अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, रीजन क्या है? पुअर शील्डिंग। जब हम एल्यूमिनियम से गैलियम में गए तो वहां रीजन क्या आया था? एकदम से डी भर गया था ना पूरा उसमें, तो हमने बोला था कि डी पुअर शील्डिंग रखता है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ा था और गैलियम में भी कमी आई थी। सेम वैसा ही इन दोनों में हो रहा है। इसमें अंतर क्या है कि इसमें एफ में पूरा भरा हुआ है, ये एफ साइज में बड़ा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दूर दूर फैले हुए हैं। दे कैन नॉट इफेक्टिवली शील्ड द न्यूक्लियस। When they are not able to effectively shield the nucleus, the attraction on outermost electron increases, and due to increased attraction, radius decreases, and this contraction is called as lengthening. दो रीजन समझ गए? पहला रीजन 32 यूनिट चार्ज और दूसरा रीजन पुअर शील्डिंग ऑफ 4f। अब दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूं। पहले एक्सेप्शन में रीजन क्या था? वान डेर वाल रेडियस। दूसरा एक्सेप्शन एलियम और गैलियम में क्या रीजन था? पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तीसरे एक्सेप्शन में जब हम इधर जा रहे हैं, रेडियस ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है डी में, बिकॉज न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू n-1 डी सीरीज। और इसका रीजन लेंथेनाइड का एक लाइन में बोलूं, पुअर शील्डिंग ऑफ 4f, या फिर इधर बोलूं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बाई +32। ये समझ में आ गई बात सबको?